हमारे मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि, हमारे अध्यक्ष महोदय कार्यक्रम के पधार रहे हैं। करतल ध्वनि के साथ हम सभी हमारे आज के मुख्य वक्ता, हमारे आज के आदरणीय हमारे बीच में माननीय डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर शंकर गर्ग शिक्षाविद हमारे बीच हमारे मध्य पधार चुके हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी 64वीं ग्रीष्मकालीन व्याख्यानमाला समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय प्रवीण भाई पाठक कि वे भी आए और मंच को सुशोभित करें। आप सभी का अभ्यास मंडल की ओर से 64वीं ग्रीष्मकालीन व्याख्यानमाला में आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। चूंकि आप सभी का परिचय अभ्यास मंडल से है, किंतु हमारे आज के वक्ता को हमारे अभ्यास मंडल के बारे में बताने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अभ्यास मंडल इंदौर की एक प्रतिष्ठित सामाजिक भौतिक संस्था है जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। यह एक गैर राजनीतिक स्वैच्छिक मंच है जो समाज, शासन, संस्कृति, शिक्षा, पर्यावरण और नागरिक मुद्दों पर विमर्श और जनजागरण के कार्यक्रम आयोजित करता है। अभ्यास मंडल ने इंदौर शहर की नीतियों, नगर नियोजन और जनहित के कई विषयों पर सक्रिय भूमिका निभाई है। यह संस्था किसी सरकारी आर्थिक सहायता के बगैर जन सहयोग से स्वतंत्र रूप से संचालित होती है। अभ्यास मंडल की प्रमुख गतिविधियां नर्मदा आंदोलन, ग्राम नगर सहकार योजना, बाल आनंद महोत्सव, युवा महोत्सव, ग्रीष्मकालीन व्याख्यानमाला, मासिक व्याख्यानमाला, चर्चा एवं सेमिनार, कान्हा व सरस्वती नदी पुनर्जीवन अभियान, नगर हित में मास्टर प्लान, महानगर, पर्यावरण, रेलवे विकास, यातायात सुधार के साथ साथ समय समय पर आने वाली विसंगति जैसे नशा, शिक्षा में गिरावट, नाइट कल्चर जैसे ज्वलंत मुद्दों पर भी शहर की आवाज बनता है। हाल ही में अभी एक युवा कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें युवा की पीढ़ी किस प्रकार से शहर हित के लिए, समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए कार्य कर सके, ऐसा पूरा मार्गदर्शन युवाओं को दिया गया। समाज सेवा के लिए तत्पर यह अभ्यास मंडल संस्था निरंतर अग्रसर है। इसी के साथ मैं हमारे आज के जो वक्ता हमारे मध्य उपस्थित है उनका परिचय मैं कराना चाहूंगा। आप डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी, आप डॉक्टर वीसी राय राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित है। यह मेडिकल फील्ड का सर्वोच्च पुरस्कार है जिसे राष्ट्रपति भवन में प्रणब मुखर्जी द्वारा, हमारे राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी द्वारा दिया गया। आप भारत के सुप्रसिद्ध चिकित्सक, शिक्षाविद, नीति निर्माता और चिकित्सा शिक्षा विशेषज्ञ हैं। आप वर्तमान में भारतीय चिकित्सा शिक्षक संघ के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय जैव नैतिकता शिक्षा परिषद के महासचिव तथा यूनेस्को चेयर बायो एथिक्स के राष्ट्रीय प्रमुख हैं। आप चिकित्सा शिक्षा और जन स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए 10 मानद डॉक्टरेट उपाधियां DSSC और DMSc प्राप्त है। आप दत्ता मेघे चिकित्सा विज्ञान संस्थान, कृष्णा विश्वविद्यापीठ सहित कई राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस और प्रोफेसर एमेरिट्स के रूप में कार्यरत हैं। आप 20 वर्ष तक भारतीय चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष हैं और आपने स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। आप 88 से अधिक कॉपीराइट, अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीति रिपोर्टों, शिक्षा संशोधन कार्य और चिकित्सा पाठ्यक्रम निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। आपको अब तक 400 से अधिक पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें डॉक्टर वीसी राय राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार, हिंदी रत्न, शिक्षा भूषण और अनेक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार शामिल हैं। आप भारत और विश्व के विभिन्न मंचों पर चिकित्सा शिक्षा, जैव नैतिकता और नीति निर्माण के क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। भारत की वैद्यकीय शिक्षा के नीति निर्धारण हेतु उच्च स्तरीय समिति के आप अध्यक्ष हैं। आपके पिताजी श्री गंगा प्रसाद मिश्रा जी द्वारा आपके ऊपर एक जीवनी लिखी गई है जो कि लिम्का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है, यूनिक वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है, जिस पुस्तक का नाम है ड्रीम्स चाइल्ड। ये हमें बड़ा ही गौरवान्वित महसूस होता है कि यह जिस फील्ड में दी गई है विश्व की एकमात्र पुस्तक है जो पिता द्वारा अपने पुत्र पर लिखी गई है। आपकी संपूर्ण यात्रा सेवा, समर्पण और शिक्षा में उत्कृष्टता का प्रतीक है। वैसे तो आपका यह परिचय कुछ क्षण या कह सकते हैं कुछ घंटों का में पूर्ण नहीं हो सकता, पर चूंकि समय की अपनी सीमा इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए हमें आपका वक्तव्य हमें प्राप्त होगा,
और हमारी चूंकि परंपरा होती है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे अभ्यास मंडल के सह सचिव शफी शेख सर को कि वे आए और हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी का स्वागत करें। मैं श्री पुरुषोत्तम जी वाघमारे से निवेदन करना चाहूंगा कि वे आए और हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी का स्वागत करें। आदरणीय पुरुषोत्तम वाघमारे। इसके पश्चात मयंक शर्मा जी आए और हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी का स्वागत करें। मैं आदित्य सिंह जी सेंगर से निवेदन करना चाहूंगा कि वे आए और हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी का स्वागत करें। इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर शंकर गर्ग जी के स्वागत के लिए मिर्जा हबीब बेग जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आए और हमारे आज के अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर शंकर गर्ग जी का स्वागत करें। मैं नयनी शुक्ला जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे आए और हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करें डॉक्टर शंकर गर्ग जी का स्वागत करें। आज का जो विषय है शिक्षा का व्यवसायीकरण वर्तमान चुनौती पर मैं आदरणीय वक्ता को आमंत्रित करने के पूर्व में यही कहना चाहूंगा कि आतुर हृदय करता विनय कुछ आपका उद्गार हो पथ प्रदर्शित आज हो आशा की लो उजियार दो। आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा। परम श्रद्धेय अध्यक्ष जी, आदरणीय मंच, इस सदन में मेरे आदरणीय गुरुवर्य, ज्येष्ठ चिकित्सक डॉक्टर वीसी छपरवाल जी, आमंत्रित मंडल के पदाधिकारी, प्रेस के सदस्य, देवी और सज्जनों, मैं इसे अपना परम सौभाग्य समझता हूं कि आज इस पवित्र नगरी में एक अत्यंत गंभीर परंपरा के अनुरूप इस मननीय और स्तुत्य व्याख्यान माला के अंतर्गत शिरकत का सौभाग्य आपने दिया। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपका साधुवाद अभिव्यक्त कर सकूं। अध्यक्ष महोदय, जिस विषय को लेकर मैं प्रतिपादन करना चाहता हूं, यह विषय केवल सामयिक नहीं, केवल चर्चा के लिए नहीं, केवल विचार के लिए नहीं, चिंतन के लिए आवश्यक है। ये मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि मानवीय जीवन की उन्नति केवल भौतिक स्वरूपों में नहीं होती। इतिहास इस बात का गवाह है कि मानवीय जीवन की भव्यता, दिव्यता, उदात्तता, संस्कृति या जिस वस्तु स्थिति की देन है वह उस समय की शिक्षा प्रणाली रही है। स्वामी विवेकानंद कहते, व्हाट इज एजुकेशन? और स्वामी जी इसकी भी व्याख्या करते हैं अध्यक्ष महोदय, व्हाट इज रिलीजन? आश्चर्य करेंगे हम और आप, इन दोनों व्याख्याओं में केवल एक शब्द का अंतर है, बाकी सामने है। शिक्षा की व्याख्या करते हुए स्वामी जी कहते हैं, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन, एंड रिलीजन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। और संस्कार और संस्कृति है डिवाइन मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। शिक्षा डिवाइन मैनिफेस्टेशन के प्रतिपादन की मुख्य आधारशिला है।
मैं अधिक अतीत के संदर्भों के अंतर्गत जाकर के आपका समय जाया नहीं करना चाहता। मैं वर्तमान शिक्षा प्रणाली को देश की आजादी के साथ जोड़कर वहां से चिंतन को शुरू करना चाहता हूं। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए। 1948 के अंतर्गत देश का पहला एजुकेशन कमीशन गठित किया गया। देश के पहले एजुकेशन कमीशन के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन थे। 1952 के अंतर्गत एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट मान्य हुई। परंतु इसके पूर्वार्ध के अंतर्गत जिस वस्तुस्थिति की ओर मैं इशारा करना चाहता हूं, मैं याद कराना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, संविधान परिषद के अंतर्गत होने वाले वो डिबेट जो 3 सवालों को लेकर किए गए। संविधान परिषद में अध्यक्ष महोदय अपने सामने 3 सवाल थे। आजाद हिंदुस्तान के अंतर्गत शिक्षा कैसी हो, आजाद हिंदुस्तान के अंतर्गत शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, आजाद हिंदुस्तान के अंतर्गत शिक्षा का गंतव्य क्या होगा और उसके मंतव्य का निर्धारण कैसे होगा। इस पर उन तमाम डिबेट्स के अंतर्गत 3 प्रश्नों के उत्तर जो तमाम महामहिमों ने दिए बड़े व्यापक हैं, गंभीर हैं। मैं उनका परामर्श आपके सामने करना चाहता हूं। पहला प्रश्न था एजुकेशन फॉर हूम। सरल प्रश्न नहीं है अध्यक्ष महोदय, जटिल प्रश्न था। उसके मूल कारण के अंतर्गत हमको जाना होगा कि ऐसा क्यों संविधान परिषद तय करना चाहती है एजुकेशन फॉर हूम, और उसका एकमात्र उत्तर दिया एजुकेशन फॉर ऑल। दुनिया के किसी संविधान के अंतर्गत अध्यक्ष महोदय डिफरेंशिएशन, डिमार्केशन और मार्जिनलाइजेशन के कारणों की मीमांसा नहीं की गई। भारतीय संविधान के अंतर्गत उस चर्चा के अनुरूप ये कहा गया कि एजुकेशन फॉर ऑल शैल मीन व्हाट? एजुकेशन फॉर ऑल शैल मीन that there shall not be discrimination for the purposes of availing the avenues of education on the basis of or upbringing, on the basis of caste, color, creed, gender, faith, belief, occupation, vocation, trade, calling, order and geographic location. क्यों कहे गए? इट्स नॉट एन एक्सीडेंट। ये केवल एक हादसा नहीं है कि गिनती करनी थी और 17 चीजों की गिनती कर डाली। पृष्ठभूमि है, आधार है, बुनियाद है, संदर्भ है, औचित्य है, गंतव्य है और उसकी पूर्तता का मंतव्य है। एजुकेशन फॉर ऑल का तात्पर्य यह है कि इस देश के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को एजुकेशन का सर्वाधिकार होगा। उसे जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, आचरण के नाम पर, विहार के नाम पर, आचार के नाम पर, पूजा पद्धति के नाम पर, लोकेशन के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई अलगाव, किसी भी प्रकार का कोई डिमार्केशन, किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ये एजुकेशन फॉर ऑल का तात्पर्य है। इसका मतलब अगर हम संविधान के 3 अनुच्छेद के अंतर्गत जाएं तो अध्यक्ष महोदय आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को अगर हम पढ़ें तो हमें इस बात का पूर्ण रूपेण भान हो जाता है कि हेल्थ एंड एजुकेशन आर द फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर एट्रिब्यूटेबल टू एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। मैं संविधान परिषद के उस उल्लेख के आधार पर एजुकेशन कमीशन राधाकृष्णन जी की रिपोर्ट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एजुकेशन फॉर ऑल, ये उसका पहला तात्पर्य है कि दूरस्थ ग्राम के अंचल का दूरस्थ नागरिक भी देश के अंतर्गत एजुकेशन का फंडामेंटल राइट के तौर पर अधिकारी होगा। ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत दी जाने वाली गारंटी है, जिसका मुखरित स्वरूप डिसेंट एंड डिग्निफाइड लाइफ आर्टिकल 21 के अंतर्गत निर्धारित हो जाता है। एजुकेशन टू व्हाट पर्पस? और इसका उत्तर परम पूज्य डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर देते हैं। अत्यंत मार्मिक उत्तर है अध्यक्ष महोदय, और मैं समझता हूं कि इस उत्तर के अंतर्गत इस देश की शिक्षा प्रणाली, शिक्षा नीति और शिक्षा के गांभीर्य का औचित्य प्रतिपादित होता है। उन्होंने देश की संविधान परिषद को संबोधित करते हुए कहा, एजुकेशन इन फ्री इंडिया शैल नॉट बी जस्ट फॉर लाइवलीहुड। वह केवल आजीविका के लिए नहीं होगा, वो अभागा है एजुकेशन जो आजीविका के लिए होगा। एजुकेशन शैल नॉट बी ओनली फॉर लाइफ, वह केवल इंसानी जिंदगी के लिए नहीं होगा। एजुकेशन इन फ्री इंडिया शैल बी फॉर द पर्पसेस ऑफ ऑनर,
esteem, prestige, dignity and self-respect of every individual of free India. विचार करें, एजुकेशन के संदर्भ के अंतर्गत उसके औचित्य को निर्धारण करते समय जिस मार्मिकता की पृष्ठभूमि का विवेचन किया गया है, it's not a document for life, living and livelihood. It's a document for entire humanistic emancipation of every citizen of this country under the aegis of education. There cannot be human dignity without education. There cannot be human prestige without education. There cannot be human esteem without education. There cannot be human self-respect without education. और इसलिए नागपुर के अंतर्गत एक परिषद को संबोधित करते हुए डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जी कहते हैं, एजुकेशन सामान्य आदमी और सामान्य हिंदुस्तानी के लिए वाहिनी का दूध है। इसे जो पिएगा वो गुरगुराएगा, स्वाभिमान के साथ गुरगुराएगा। इस आधार के ऊपर में हिंदुस्तान के आजाद हिंदुस्तान के एजुकेशन को हमें दिग्दर्शित और उसका स्वरूप निर्धारित करना होगा। तीसरी चीज कही, एजुकेशन एट व्हाट कॉस्ट, मार्मिक प्रश्न है जिस व्यावसायीकरण को लेकर के आज हम और आप चिंताग्रस्त हैं, उसका उत्तर संविधान परिषद ने दिया है। एजुकेशन एट व्हाट कॉस्ट, एजुकेशन बियॉन्ड कॉस्ट, एजुकेशन बियॉन्ड कास्ट एंड एजुकेशन फॉर द पर्पसेस ऑफ ऑनर, एस्टीम, प्रेस्टीज, डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, इट शैल बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू गेट एवरी सिटीजन एजुकेटेड। यह पृष्ठभूमि हमको याद रखनी होगी और इस पृष्ठभूमि के अंतर्गत हिंदुस्तान में, आजाद हिंदुस्तान के अंतर्गत एजुकेशनल प्रोग्रेस किस तरीके से डेवलप हुआ, इसका विचार करना होगा। व्यावसायीकरण अनायास पैदा नहीं हुआ, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। अरे यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो कारण रहे हों, उन कारणों की मीमांसा करनी होगी, उनकी जानकारी का उत्खनन करना होगा। There cannot be an effect without a cause. What are the causes? कौन से कारण हैं? ये हादसे अकारण पैदा नहीं हुए। इन हादसों की ओर कहीं ना कहीं हमारा दिशा निर्देशित होना अनिवार्य है। इस पृष्ठभूमि के अंतर्गत एजुकेशन कमीशन का रिपोर्ट हम और आप पढ़ें। 1952 के अंतर्गत रिपोर्ट स्वीकृत हुआ। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिसका भी परामर्श हमें और आपको लेना होगा। 1952 में प्रधानमंत्री जी ने वेलफेयर स्टेट, जिसकी संकल्पना भारतीय संविधान के अंतर्गत की गई कि अल्टीमेटली वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण भारतीय संविधान अगर अभिप्रेत करता है, उसका अर्थ क्या होगा? उसके अर्थ की वैसे अगर पृष्ठभूमि कही जाए तो नोआखली के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को जो राष्ट्रपिता जी ने बात कही थी, वह उसका दार्शनिक सत्य है। 15 अगस्त 1947 को बापू दिल्ली के अंतर्गत लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराने के लिए मौजूद नहीं थे। वे नोआखली के अंतर्गत चलती हुई नोआखली के बीच हिंदू मुस्लिम एकता का अलख लेकर के घूम रहे थे। ब्रिटिश करस्पॉन्डेंट ने उनसे पूछा कि बापू, देश आजाद हुआ, इस आजादी के मायने क्या हैं? और उसका उत्तर जो उन्होंने दिया, मैं समझता हूं उसी पृष्ठभूमि पर आज के विषय की विषयावली में रखना चाहता हूं। बापू ने उनसे कहा कि मेरी दृष्टि के अंतर्गत मेरे देश की आजादी का अर्थ केवल इतना है कि जिस आजाद भारत में दूरस्थ, रिमोटेस्ट ऑफ द रिमोट शब्द जो उन्होंने वापरे, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, रिमोटेस्ट ऑफ द रिमोट एंड डिस्टेंट ऑफ द डिस्टेंट, दर्द का आंसू उसकी आंख में, उसके गाल पर आने के पहले अगर पोंछ दिया जाए, यही आजादी है। आजादी का अर्थ मेरी दृष्टि से, आजाद भारत का मेरी दृष्टि से इतना है। इस पृष्ठभूमि के लिए एजुकेटेड इंडिया, इंडिया लर्नेड था, इंडिया एजुकेटेड नहीं था। इस बात को हमको ध्यान में रखना होगा। तीखी बात है, कड़वी बात है, पर सच्चाई है। हम लर्नेड थे, एजुकेटेड नहीं थे। हमारा लिटरेसी रेट 15 अगस्त 1947 को क्या था? हम 2% लिटरेसी रेट के साथ आजाद हुए। व्हाट वाज द एजुकेशनल रेट? आदरणीय छपरवाल सर जी यहां मौजूद हैं। 15 अगस्त 1947 को छपरवाल सर 17 मेडिकल कॉलेजेस इस देश के अंतर्गत थे।
और कुल एमबीबीएस की प्रवेश संख्या 960 थी, 30 करोड़ पॉपुलेशन थी। देश के अंतर्गत उच्च शिक्षण की व्यवस्था के दावेदार 1.2% ऑफ द एलिजिबल, हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज barely 1.2%। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लर्नेड हैं, लर्नेड थे, पर शिक्षित नहीं थे। इस सच को अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो कदाचित हम इस वस्तुस्थिति को समझने से इनकार करते रहेंगे। Educational expansion was not just for the purpose of covering the literacy in this country. It was for the purpose of making the population educated. और फॉर्मल एजुकेशन की व्याख्या एजुकेशन कमीशन के अंतर्गत आई, प्रोफेशनल एजुकेशन की व्याख्या एजुकेशन के अंतर्गत आई, कौशल्य एजुकेशन की व्याख्या एजुकेशन कमीशन के रिपोर्ट के अंतर्गत आई। मैं आपको और एक बात बता देना चाहता हूं, इस चीज को हम स्पष्टता से समझ लें। 1952 का एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का, 1964 का डीएस कोठारी का सेकंड एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट, 1984 की राजीव गांधी की व्हाइट एजुकेशन पॉलिसी, व्हाइट डॉक्यूमेंट ऑन एजुकेशन पॉलिसी, 1968 की एजुकेशन पॉलिसी और 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री का चैप्टर निकालिए, एड वर्बैटिम पिछले 50-70 सालों के अंतर्गत काना मात्रा सा फर्क नहीं है, काना मात्रा का फर्क नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन जो हमारे आजाद भारत के संदर्भित व्याख्या के अंतर्गत है, ऑब्जेक्टिव्स वही है, ऑपरेशंस के अंतर्गत बदल आया। मैं जिस बात का जिक्र करना चाहता हूं, जिन कारणों की मीमांसा की गंगोत्री के ऊपर मैं स्पर्श करना चाहता हूं। 1952 की रिपोर्ट जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट थी, जिससे टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कहा गया कि भाई आप कहते हैं कि संविधान में वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना मतलब क्या करना है, व्हाट आर द कॉन्टूर्स ऑफ वेलफेयर स्टेट, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द वेलफेयर स्टेट, what is the meaning of welfare state, what is the ambit of welfare state, and what are the contours of achievements which will be enshrining that we have been in the position to cultivate and nurture welfare state। उस कमिटी ने कहा 18 पैरामीटर्स, मित्रों 18 इंडाइसेस एक्सपर्ट कमिटी ने इंडिकेट किए। इन चीजों की पूर्तता नियोजन के अनुरूप प्रायोरिटी का निर्धारण करते हुए स्टेट के एलोकेशन से ये हमें अचीव करना होगा और कालबद्ध तरीके से करना होगा, तब जाकर के जो हम निर्माण कर पाएंगे वह लोक कल्याणकारी राज्य होगा। मैं 18 पैरामीटर्स में उन्होंने जो पैरामीटर नंबर 1 कहा अध्यक्ष महोदय और जो पैरामीटर 2 कहा, मैं उनका उल्लेख करना चाहता हूं। पैरामीटर वाज नंबर 1 वाज हेल्थ ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। Actualization of health shall be primary fulfillment of welfare state। और दूसरा मुद्दा उन्होंने कहा education of the country, health and education, these are the two, serial number 1, serial number 2, therefore the most important parameter, सबसे अधिक महत्व के पैरामीटर्स होंगे जिनका फुलफिलमेंट लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की पूर्तता का दिशा निर्देश होगा। कहना यह चाहता हूं कि 18 पैरामीटर्स निर्धारित हुए अध्यक्ष महोदय, पर पैरामीटर नंबर 1 वाज हेल्थ एंड पैरामीटर नंबर 2 वाज एजुकेशन। इस एक्सपर्ट कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन रिपोर्ट ने कुछ कहा है और वो बहुत महत्वपूर्ण कहा है। वेलफेयर स्टेट की संकल्पना के चरितार्थ के लिए उसके अंतर्गत एक्सपर्ट रिपोर्ट की मंशा के अनुरूप पैरामीटर नंबर 1 स्वास्थ्य और पैरामीटर नंबर 2 शिक्षा, इसके लिए हिंदुस्तान के बजटरी एलोकेशन के अंतर्गत शासन केंद्र सरकार बजट का निर्धारण करेगी और उस बजट के निर्धारण के रिकमेंडेशन के अंतर्गत ये कहा कि अगर हम वेलफेयर स्टेट निर्माण करना चाहते हैं, अगर हम संविधानिक भारत के अंतर्गत अपेक्षा लेजिटिमेसी ऑफ एक्सपेक्टेशन के फुलफिलमेंट का भारत लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के अनुरूप निर्मित करना चाहते हैं, तो हमें 6% ऑफ द जीडीपी स्वास्थ्य पर खर्च करना होगा और 6% ऑफ द जीडीपी एजुकेशन पर खर्च करना होगा। 12% ऑफ द जीडीपी
12% ऑफ द जीडीपी 1952 का रिकमेंडेशन है। मैं यहां ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, 1952 का रिकमेंडेशन है। प्लानिंग कमीशन इस देश का 1952 में आया, जो कालांतर में नीति आयोग में परिवर्तित हो गया। 1952 से लेकर आज भी इस देश की प्रगतिशीलता के नपनागढ़ का स्वरूप पंचवार्षिक योजनाएं हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और जिम्मेदारी से आपके सामने कहना चाहता हूं, 1952 से लेकर आज तक किसी बजट के अंतर्गत शिक्षा के लिए कभी 6% ऑफ द जीडीपी नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। 52 का रिकमेंडेशन 2025 में हम खड़े हैं, 6% ऑफ द जीडीपी का एलोकेशन कभी बजट के अंतर्गत नहीं आया। स्वास्थ्य के लिए 6% कभी नहीं आया, एजुकेशन के लिए 6% कभी नहीं आया। और फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूं, highest level which has been achieved so far is 2.93% of the GDP for entire education, primary education, secondary education, higher education, tertiary education, professional education, I mean to say kaushalya based education, the entire spectrum of education taken together, highest allocation is 2.93%. कहां तो तय थकत सफर तेरी रह गुजर के लिए, और कहां मयस्सर नहीं है रोशनी ये घर के लिए। ये हकीकत चीजों को जब तक हम यथार्थ के धरातल पर अध्यक्ष महोदय नहीं स्पर्श करेंगे, समस्याओं के निदान तब निकलते हैं जब समस्याओं के कारणों की ओर कहीं न कहीं प्रामाणिकता से हम और आप निरपेक्ष दृष्टि के भाव से देखते हैं। सरकारें आती हैं, जाती हैं, स्टेट की जिम्मेदारी सरकार की होती है, बजटरी एलोकेशन सरकार और शासन की जिम्मेदारी है। 52 का 6% बजट आज तक हिंदुस्तान के अंतर्गत मुकम्मल नहीं हुआ, और इसीलिए आप देखिए कालांतर के अंतर्गत एजुकेशन 3 हिस्सों में विभाजित होता चला गया। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 1972 के अंतर्गत वेद प्रकाश मिश्रा गरीब घर का एक लड़का एमबीबीएस इसलिए कर पाया, फकीर का बेटा था, मेरिट था, मेरिट स्कॉलरशिप थी। 180 रुपए 6 महीने की फीस थी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में 1972 में 30 रुपए महीने की फीस थी। उस फीस के अंतर्गत मैं डॉक्टर बना। विचार करिए, 30 रुपए के अभाव के अंतर्गत फर्स्ट क्लास फर्स्ट वेद प्रकाश मिश्रा डॉक्टर नहीं बन सकते थे। न जाने कितने वेद प्रकाश मिश्रा होंगे इस देश के अंतर्गत जो फी के अभाव के अंतर्गत मेरिट के बावजूद भी उच्च शिक्षण के दरवाजों से महरूम रहते थे, महरूम रहते हैं और महरूम रहते रहेंगे। वेयर इज सब्सिडाइज्ड एजुकेशन गॉन? क्यों इस देश के अंतर्गत सब्सिडाइज्ड एजुकेशन गुम हो गया? कौन सा कारण है कि एजुकेशन प्राइवेट कैपिटल के हाथ में आता चला गया? और कौन सा कारण है, मैं तो आदरणीय गुरुवर्य ने जहां छोड़ा वहां से मैंने सरजमी को अपने कंधों पे लिया हुआ है। छपरवाल साहब ने मेडिकल काउंसिल जहां छोड़ी वहां से हमने अपने कंधों के ऊपर में उनकी दी हुई जिम्मेदारी ली। इस देश के अंतर्गत मैं उदाहरण के तौर के ऊपर में कहता हूं, 17 मेडिकल कॉलेज वाला देश 2025 आज वेबसाइट निकाल करके देखिए 810 वैद्यकीय महाविद्यालय। 1991 के बाद में देश में 578 नए महाविद्यालय आए, परंतु इन 578 नए महाविद्यालयों में 412 प्राइवेट महाविद्यालय आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये प्राइवेट महाविद्यालयों का आना, ये आवश्यकता कैसे बन गई? ये कैसे आए? ये क्यों आए? इनके आने का एकमात्र कारण था, तेरे कदमों ने अगर मुझे जमीन न छोड़ी होती तो मैं वैसे ही जमीन दोस्त पड़ा था। तेरे कदमों ने जमीन छोड़ी और जमीन छूटती चली गई, रिक्त स्थानों को मैं भरता चला गया। इतना सरल समीकरण है। आज देश के अंतर्गत 1143 विश्वविद्यालय, जिम्मेदारी से कह रहा हूं,
2001 से लेकर के 2009 के बीच, क्या यह सच नहीं? आज जितने विश्वविद्यालय आए उनमें से 85% विश्वविद्यालय प्राइवेट कैपिटल के हैं। प्राइवेट कैपिटल चैरिटी के लिए नहीं आता, प्राइवेट कैपिटल प्रॉफिट के लिए आता है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम कितना ही कह लें एजुकेशन पवित्र के लिए है, पवित्र करता आहे, उच्चांका करता आहे, चारित्र्य निर्मिती करता आहे, मग त्याची जबाबदारी घेतली तर मग तो निर्माण होतो। त्याच्या जबाबदारीच्या पोट्यात त्याच्या अभावी या गोष्टी शक्य नाही। The onus of the government, the onus of the public undertaking in the domain of education, year after year is receding. And year after year, आप किसी भी प्रांत का सूबे का एजुकेशनल डेवलपमेंट देखिए, और ये 3 टप्पों में आया अध्यक्ष महोदय। पहले प्राइवेट कॉलेजेस पूर्ण अनुदानित, फिर प्राइवेट कॉलेजेस बिना अनुदानित, और फिर प्राइवेट कॉलेज कायम बिना अनुदानित। अब आप सोच करके देखिए, स्टेट ओन्ड सब्सिडाइज्ड एजुकेशन, प्राइवेट अनुदानित मार्जिनली सब्सिडाइज्ड एजुकेशन, बिना अनुदानित नॉन सब्सिडाइज्ड एजुकेशन, कायम बिना अनुदानित कैपिटेशन फी बेस्ड एजुकेशन। नैसर्गिक प्रवाहों के अंतर्गत घटने वाला घटनाक्रम आप देखिए। चुनौतियां आसमान से नहीं टपकती, चुनौतियां जमीन से नहीं उगती, चुनौतियां निर्मित होती हैं व्यवस्था से। चुनौतियां निर्मित होती हैं व्यवस्था के अंतर्गत बसने वाले अभावों से, चुनौतियां निर्मित होती हैं व्यवस्था के अंतर्गत अपूर्णता के कारणों से। लेजिटिमेसी जो अपेक्षा की होती है, उस अपेक्षा के भंग के कारण भी जमीनें छूटती जाती हैं और उन जमीनों के ऊपर में ऑक्यूपेंसी बढ़ती जाती है। और इसलिए इस देश के अंतर्गत प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, आप कितना ही कह लें वो चैरिटी के लिए और फिलैंथ्रोपी के लिए है, दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, वरना हम और आप जानते हैं हकीकत क्या है। हकीकतों से आंख मूंद करके अगर हम ये मान करके चलते कि हम दैनंदिन जीवन के प्रश्नों का उत्तरदायित्व के साथ दे देंगे, हम उत्तर नहीं ढूंढ रहे, हम प्रश्नों की स्वीकृति के साथ आंख मिचौली खेल रहे हैं। आंख मिचौलियों से प्रश्नों के उत्तर निर्धारित नहीं होते। मूल प्रश्न यह है, इस देश के सामान्य गरीब का बच्चा, उसे आपने शिक्षा का अधिकार दिया, परंतु शिक्षा के अधिकार की पूर्णता अधिकार देने के अंतर्गत नहीं है। उसकी पूर्णता की जिम्मेदारी जब निष्ठा, भाव और आर्थिक नियोजन की जिम्मेदारी के साथ निभाई जाती है, तब शिक्षा चरित्र निर्माण के लिए होती है, तब शिक्षा व्यक्ति निर्माण के लिए होती है, तब शिक्षा गरीब के बेटे के लिए होती है, तब शिक्षा निश्चित तौर के ऊपर में मूल्यों के लिए होती है। वरना प्राइस बेस्ड शिक्षा प्राइस के लिए होती है, वैल्यू के लिए नहीं होती। इस मूलभूत सत्य को अगर हम अस्वीकार करेंगे, और जो हम करते हैं, हम कभी भी यथार्थ को नहीं पकड़ पाएंगे। हमारे देश के अंतर्गत नाउ एजुकेशन डिवाइड हो गया है। एक एजुकेशन है जो एजुकेशन फॉर मासेस है, और एक एजुकेशन है जो एजुकेशन फॉर क्लासेस है। क्लासेस एजुकेशन, मासेस एजुकेशन। और अब तो हसरत ये है कि कोई मास एजुकेशन को देखने वाला नहीं बच रहा है, ऐसी स्थिति है। हर आदमी क्लास एजुकेशन के पीछे भाग रहा है, मानो उसने उसे अंधी स्वीकृति दे दी हो। प्रश्न केवल इतना नहीं है, इन सारी चीजों के बावजूद क्या मानचित्र बदला? मैं मानचित्र की ओर आपका इशारा करना चाहता हूं। हम 1.2% क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये किसी भी देश के शिक्षित होने का प्रमाण है, क्योंकि दैट इज एन इंडिकेशन, वो इस बात का निर्देशांक है कि आपकी एलिजिबल पॉपुलेशन का कितना हिस्सा किसी भी प्रकार से उच्च शिक्षण के अंतर्गत प्रवेश पाया। मैं डिमार्केशन की डिफिकल्टीज का चित्र आपके सामने रखते हुए जिम्मेदारी से कह रहा हूं। हमने क्या लक्ष्य निर्धारित किया?
आज हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन का चपरवाल सर 28.2% है, जो हम 2035 तक 50% तक ले जाना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम ले जा पाए, खुशी की बात है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ समझिए, आज वो 100 नौजवान नौयुवतियां जो एलिजिबल हैं, कि जो दरवाजे पर दस्तक देने के हकदार हैं कि हमें उच्च शिक्षा मिले, उनमें से हम कितनों को प्रवेशित कर पा रहे हैं? ये पूरे एक्सपेंशन के साथ प्रवेशित होने वालों की संख्या 28। मैं पूछना चाहता हूं, 72 का क्या गुनाह है जो आज भी सब कुछ होने के बाद अवसर से वंचित हैं? इतने एक्सपेंशन, इतने ग्रोथ, इतने डेवलपमेंट के बाद भी दुनिया की औसत ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 66% है। हम दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश 28% है। प्रगत देशों के अंतर्गत इट रेंजेस बिटवीन 92 to 96%। और ये मैं किस बैकड्रॉप में कहना चाहता हूं? अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ स्मरण कराना चाहता हूं। इस देश के अभूतपूर्व दार्शनिक राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कुछ कहा है, मैं उसका स्मरण कराना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा, quote, just as 19th century belonged to Britishers by virtue of colonial imperialism at their disposal, just as 20th century belonged to Americans by virtue of scientific technological development under their control, in the same vein 21st century belongs to Mother India and Mother India। आगे की बात यहां खत्म हो जाती तो मैं भी आपके साथ ताली बजाता। बात यहां खत्म नहीं की, which will not be possible by military power, which shall not be possible by economic prowess, but it will be only possible by converting the precious demographic dividends, which is the real blessing of the nature on Mother India, to be converted into precious human dividends, unquote। जो बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान परिषद के अंतर्गत कही कि इस देश की नौजवानी की आंखों के अंतर्गत बसने वाले सपनों को उसके कौशल में परिवर्तित करके उसे जीवन निर्देशांक की दिशा के अंतर्गत अपने अस्तित्व की निर्मित के लिए साधन संपन्न करते हुए मां भारती की सेवा के अंतर्गत जिस दिन आप उसे खड़ा कर देंगे, दैट इज द कन्वर्शन ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड्स इनटू प्रेशियस ह्यूमन रिसोर्स। ये सच है कि नियति ने और नेचर ने हमें ब्लेस किया। दुनिया की सारी औसत आयु आज जब 46 वर्ष है, उस औसत आयु के अंतर्गत इस देश की औसत आयु 32 वर्ष है। देश का 65% पॉपुलेशन, 64.8% पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 35 इयर्स है। देश का 52% पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 25 इयर्स है। ये इस देश की ताकत है। इस देश की इस ताकत को एजुकेशन ही एक ऐसा वेपन है जिसके माध्यम से, और वो एजुकेशन, फिर मैं कहना चाहता हूं, संविधान की गारंटी में भी कुछ एक शब्द मिसिंग है। संविधान की गारंटी भी अध्यक्ष महोदय राइट टू एजुकेशन की बात करती है, राइट टू हेल्थ की बात करती है। मैं कुछ जोड़ करके कहना चाहता हूं। आर्टिकल 21 केवल लाइफ एंड लिबर्टी की गारंटी देता है। 1985 में जस्टिस पी.एन. भगवती की बेंच ने कुछ उसे इलैबोरेट करते हुए कहा कि आर्टिकल 21 डज नॉट टॉक ओनली ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। व्हाट इट डज नॉट टॉक बट मीन्स इज दैट इट्स नॉट जस्ट अ गारंटी टू वेजिटेटिव लाइफ, इट्स अ गारंटी टू डिसेंट एंड डिग्निफाइड लाइफ। Decency and dignity is implicit in right to life and right to liberty in a similar way. Right to health and right to education means right to quality health and right to quality education. केवल education नहीं, quality education. That is the entitlement. Quantitative growth के साथ क्वालिटेटिव असमानता इस देश के एजुकेशन की दूसरी चुनौती है। आप आज भी सोच करके देखिए, हम कितनी ही मूल्यों की जतन की बात करें,
जब मेरे बच्चे की पढ़ाई की बात आती है तो मैं कॉन्वेंट कल्चर के मोह को नहीं छोड़ पाता, ये मेरी हकीकत है। मेरे यानी घर के अंतर्गत आने वाले मेहमानों के सामने जब मेरा नाती प्रस्तुत होता है तो आप कितना विरोधाभास के साथ हम अपना अट्टहास प्रस्तुत करते हैं। वो कितने इतराते हुए, कितने तरन्नुम के साथ में वो जब अपने मेहमानों को सुनाता है, बेटा सुनाओ ना सुनाओ ना सुनाओ ना, तो तुरंत आपको सुनाता है रेन रेन गो अवे, और हम गदगद हो जाते हैं। अरे इस देश की संस्कृति में, जिस नागपुर से आता हूँ, देश की संस्कृति रेन रेन गो अवे की नहीं है। ये रे पावसा तुला देखो कैसा, हम विरोधाभासों को हकीकत की जिंदगी के अंतर्गत स्वीकार कर अपने लिए इस्तेमाल करने की भूमिका के साथ दिखावे के तौर के ऊपर में सांस्कृतिक उन्मादों का संदेश अगर केवल और केवल दिखावटी तौर पर करेंगे तो कहीं न कहीं मैं एक तरफ मिस्टर जेकिल होता हूं और ठीक दूसरी तरफ मिस्टर हाइड हो जाता हूं। हाइड के पीछे जेकिल छिपा है या जेकिल के पीछे हाइड छिपा है, ढूंढते रह जाओगे, पता लगाना मुश्किल है। ये कहीं न कहीं सदोष वस्तु स्थिति का वर्णन मैं आपके सामने करना चाहता हूं। क्वालिटी एजुकेशन की गारंटी आज हमारे पास नहीं। क्वालिटी कौशल की है, क्वालिटी कैपेसिटी की है, क्वालिटी कैपेबिलिटी की है। मैकेंजी रिपोर्ट में आपके सामने रखना चाहता हूं, उसे लेकर के अध्यक्ष महोदय कितना ही विवाद खड़ा कर लें, वो कुछ कहता है, उस रिपोर्ट के अंतर्गत कुछ है। इस दुनिया के अंतर्गत हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग ट्रेंड इंजीनियरिंग मैन पावर के निर्माण करता है। क्या कहती है मैकेंजी रिपोर्ट? 93% of the graduates produced in Indian engineering colleges do not have the capacity and they are not employable. आप सोच करके देखिए, हम प्रेशियस डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर प्रोफेशनल एजुकेशन इस दरकार के ऊपर में खड़ा है, तो जेनेरिक एजुकेशन कहां खड़ा है, इसका विचार हमको करना पड़ेगा। काहे हम दूर जाते हैं? इस देश के अंतर्गत आज की तारीख में 51,000 से कुछ और एग्जैक्ट फिगर मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं, बट इट इज 51,000 प्लस एफिलिएटेड कॉलेजेस। हमने एक्रेडिटेशन के लिए नैक की एजेंसी का निर्माण 1994-95 में किया। आप आश्चर्य करेंगे, इस देश के कितने विद्यालय गुणवत्ता के लिए मानांकित किए गए? आप आश्चर्य करेंगे, 9.6% ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर एक्रेडिटेड। और एक्रेडिटेशन के अंदर में भी अगर आप ए को एक्रेडिटेशन का लेवल मानते हैं तो 0.68% इंस्टीट्यूशंस आर ए एक्रेडिटेड, 7.4% ऑफ दिस minuscule part is B accredited, remaining is C accredited, and more than 85% are non-accredited. किस आधार के ऊपर में आप क्वालिटी एजुकेशन की गारंटी की बात करेंगे? आपके पास में जब नपना घट का का स्केल आपने निर्माण किया, उस स्केल के अंतर्गत आज भी वो स्केल कंपल्सरी नहीं है, वो डिस्क्रिशनरी है। डिस्क्रिशनरी स्केल के अंतर्गत जिसे जाना है वो जाएगा, जिसे नहीं जाना है वो नहीं जाएगा, और एजुकेशन देता रहेगा। इसका मतलब क्वालिटी एजुकेशन की अपेक्षा उस डेमोग्राफिक डिविडेंड के कन्वर्शन की है, पर हकीकत के अंतर्गत क्वालिटी एजुकेशन की संभावना निश्चित तौर के ऊपर में सर्टिफाइबिलिटी के आधार पर ही नहीं है, तो ऑपरेबिलिटी के आधार पर वो संभावना और क्षीण हो जाती है। 3 बुनियादी चुनौतियों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। इस बुनियादी चुनौती के जिक्र के अंतर्गत क्या आपको ये नहीं लगता अध्यक्ष महोदय, क्या ये सदन मेरी इस बात को अस्वीकार कर पाएगा? What has happened to education for all? हमने तो संकल्पना की थी, ये फंडामेंटल राइट हमने दिया, हमने तो संकल्पना की थी the state shall have the onus for the fulfillment of that particular right। हमने तो कहा था कि एजुकेशन फॉर ऑल ये हमारी पृष्ठभूमि का मूल आधार है। हमने तो ये भी कहा था कि इस एक्चुअलाइजेशन के लिए हम 6% की जीडीपी खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। परंतु आज भी अगर ड्रॉप आउट रेट, मैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो से तो आहत और पीड़ित हूं ही, पर मैं तो ड्रॉप आउट रेट से ज्यादा पीड़ित हूं। ये एनरोलमेंट रेशियो तो साहब उन पे लागू होता है
जो कम से कम शिक्षा के दरवाजों के अंतर्गत सम्मिलित हो गए। अरे इस अभागे देश, इस इंडिया के अंतर्गत एक भारत बसा हुआ है, जो भारत आज भी स्कूलों का मुंह अपने बच्चों को नहीं दिखा पाता, वो इस गिनती के अंतर्गत कहीं नहीं है। ये भी हकीकत है। हमारा आज भी प्राइमरी एजुकेशन का ड्रॉप आउट चौथी तक पहुंचते पहुंचते 12% हो जाता है। ये हमारी हकीकत है। चौथी तक प्राइमरी एजुकेशन का ड्रॉप आउट रेट हमारी आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। सांख्यिकी आंकड़ों के सहारे सियासत चल सकती है, जिंदगी की हकीकत सांख्यिकी नहीं होती। मुझे याद आता है जब हमारे डॉक्टर केतकर स्टैटिस्टिक्स का कनोटेशन बायो स्टैटिस्टिक्स के हमको पढ़ाते हुए कहते थे कि ये कह देना बहुत आसान है कि मॉर्टेलिटी इज 1%, अरे बट दैट 1% इज 100% डेड। ये कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं बताता। देश के अंतर्गत इतने वर्षों की आजादी के बाद वेलफेयर स्टेट के दायरे से जो आज भी बाहर पड़े, क्या वो देश के रहवासी नहीं? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं? क्या इस देश का संविधान उन पर लागू नहीं? उनके लिए दरकार कहां है? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। मैं फिर कह रहा हूं, चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों के उत्तर सिस्टम में, सिस्टम को प्रभावित करने की ताकत ना आपकी है ना मेरी। हम साधारण नागरिक, और साधारण नागरिक प्रभुत्व होना चाहिए। हम बेनिफिशियरीज ऑफ एजुकेशन हैं या नहीं? यहाँ की प्रबुद्धता इस बात की गवाही है कि हमारी जिंदगी के अफसानों को परिवर्तित करने का एकमात्र आधार जो था वो हमारी शिक्षा है। हम शिक्षित हुए, हमारी जिंदगी बदली, हमारे तराने बदले, हमारी गुजारिश बदली, हमारे स्वरूप बदले। हमने क्या बदला? हमने क्या बदला? और इसलिए मैं बिल्कुल साफ कहता हूं, चुनौतियां असमानता की हैं, चुनौतियां क्वालिटी की हैं, चुनौतियां अवसर की हैं, चुनौतियां उपलब्धता की है। चुनौतियां 3 आधार पर हैं। अगर मैं ग्रॉसली कह दूं तो बिल्कुल साफ गोई के साथ मैं कहता हूं, 3 समस्याएं इस देश के अंतर्गत व्यावसायिक कारण खड़ी, और केवल शिक्षा के नहीं, किसी भी वो चीज जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जब जिन किन्हीं कारणों से व्यावसायिकता के दरकार पर आकर के खड़ी हो जाती है, उसकी जनरली 3 चीजें हुआ करती है। एक, एक्सेसिबिलिटी का अभाव है। दूसरा, अवेलेबिलिटी का अभाव है। और तीसरा, एफोर्डेबिलिटी, उसका अभाव है। व्यवस्था के अंतर्गत 3 कारणों के इक्के हुआ करते। These are called as 3 aces of reasons। आज भी इस देश की पॉपुलेशन के अनुपात और एलिजिबल पॉपुलेशन के अनुपात एजुकेशनल एक्सेसिबिलिटी न तो प्राइमरी लेवल पर है, न सेकेंडरी लेवल पर है, न टर्शियरी लेवल पर है। पॉलिसी निर्धारण इन चीजों को नहीं बदलते। इन चीजों को बदलने का स्वरूप यह है कि आपको एजुकेशन हैज टू बी मेड एक्सेसिबल। उसकी उपलब्धता होनी चाहिए। उपलब्धता होगी तो अवसर होंगे, अवसर होंगे तो निश्चित तौर के पर में प्रवेश होगा, उन्नयन होगा, उन्नति होगी, बदलाव होगा। प्रवेश ही नहीं होगा, इफ इट इज नॉट एक्सेसिबल, तो मैं अपनी केवल हाथ की लकीरें और माथे की लकीरों को ढूंढता और चूमता रह जाता हूं। पर मैंने तो ये भी तो पढ़ रखा था कि अगर हाथ की लकीरों के अंतर्गत ही तदबीर के फलसफे होते हैं, तदबीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। ये कैसे? कौन सा सच है अध्यक्ष महोदय? मैं तो दूसरे वाले को सच मानता हूं। और इसलिए एक्सेसिबिलिटी का अभाव, ये हमारी पहली चुनौती है। एक्सेसिबल अगर है, अवेलेबल नहीं है। शाळा आहे, शिक्षक नाही, शिक्षक आहे, शाळा नाही, शिक्षक आणि शाळा आहे, पगार नहीं। कायम बिना अनुदानित को लेकर आपकी सरजमी पे कह रहा हूं, शरद जोशी का व्यंग स्मरण करिए। बहुत कुछ बोलता था, आज भी औचित्यपूर्ण है और बहुत कुछ बोल गया। शरद जोशी ने कहा था कि कायम बिना अनुदानित महाविद्यालय का निरीक्षण का दिवस था। निरीक्षक महोदय आए, निरीक्षण कर रहे थे। आचार्य महोदय उनको ले जाकर के सारे वर्गों के अंतर्गत घुमा रहे थे। एकाएक वो एक 7वीं के वर्ग में पहुंचे। भूगोल का क्लास चल रहा था और शिक्षक पढ़ा रहा था।
बिल्कुल तन्मयता से पढ़ा रहा था। गंगा अमरकंटक से निकलकर भोपाल के ताल में गिरती है। गंगा अमरकंटक से निकलकर भोपाल के ताल में गिरती है। प्राचार्य तिलमिलाए, घबराए, क्या पढ़ा रहा है? उसका कुर्ता खींचा, तुम क्या पढ़ा रहे हो? बिल्कुल ठीक पढ़ा रहा हूं, डिस्टर्ब मत करिए, बिल्कुल ठीक पढ़ा रहा हूं। गंगा अमरकंटक से निकलकर भोपाल के ताल में गिरती है। निरीक्षक महोदय ने अपनी रिपोर्ट दे दी। शिक्षक की जिंदगी के अंतर्गत कम पगार और ज्यादा मेमो मिलते हैं। उसे मेमो इश्यू किया गया। In view of the distortion of the geography, which is amounting to ruining of the lives of the generations of this country, why show cause not? By this show cause, you are asked upon to furnish your explanation within 72 years as to why you should not be dismissed from service. मित्रों, सोचिए, उसने भी उत्तर लिखा। हाँ, ये मैंने पढ़ाया, ये मैं पढ़ाता हूं और ये मैं पढ़ाता रहूंगा कि गंगा अमरकंटक से निकलकर भोपाल के ताल में गिरती है। और ये मैं इसलिए पढ़ाता हूं कि जब 50,000 पे दस्तक लेकर 5,000 मिलेंगे, इतने कम में गंगा अमरकंटक से निकलेगी और भोपाल के ताल में गिरेगी। जितने पर हस्ताक्षर होंगे उतने मिलेंगे, तब गंगा को गंगोत्री से निकालूंगा और गंगा सागर तक लेकर जाऊंगा। मित्रों, ये व्यंग हास्य के लिए नहीं है, इसमें एक चुभन है, इसमें एक पीड़ा है, इसमें एक व्यवस्था के अंतर्गत बसने वाला षड्यंत्र है, एक व्यवस्था के अंतर्गत बसने वाला वो शिक्षक जिसे टीएस कोठारी अपनी व्याख्या के अंतर्गत कहते हैं। याद करिए, निकालिए चैप्टर 3, पहला वाक्य पढ़िए। द डेस्टिनी ऑफ दिस कंट्री is being shaped in its classrooms, unquote। अगर देश का भवितव्य, भविष्य की भी बात नहीं कहते हो, देश का भवितव्य अगर कहीं बनता है और देश का भविष्य भवितव्य अगर कहीं बन रहा है तो विद्यालय और महाविद्यालयों के वर्गों के अंतर्गत बन रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, कौन है उस वर्गों के अंतर्गत जिसके माध्यम से हम और आप देश के भवितव्य की निर्मित की कामना किए हुए हैं? फैकल्टी क्रंच, हाफ पेड फैकल्टी, non-paid faculty, manipulative faculty, manipulated faculty and faculty which has paid lump sum money for recruitment, ये हमारी व्यवस्था की दुरावस्था है। निरपेक्ष भाव से अपेक्षा करने के आडंबरों के अंतर्गत जीने वाले हम और आप जिंदगी के इस काले यथार्थ को जब तक देखने से इनकार करते रहेंगे, तब तक हम और आप केवल गिनती और आकलन करते रहेंगे, समस्याओं के निदान नहीं समझ पाएंगे। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि ये सिस्टमिक एरर्स हैं। सिस्टमिक एरर्स के ऊपर में इस देश की नागरिकता का कितना अधिकार है, ये विवेचन अलग से हम करेंगे। परंतु मैं ये मान करके चलता हूं कि सोक्रेट्स ने जब स्टेट की संकल्पना आज से 5,000 साल पहले दी, उसके अंतर्गत उसने स्टेट को यूटोपियन क्यों कहा, कभी हमने विचार किया? स्टेट को यूटोपियन कहा उसने यही कहा कि स्टेट एक ऐसी स्थिति में आ जाती है जब अपेक्षा की पूर्तता के भार को वह अपेक्षा की बजाय उपेक्षा से देखने पर बाध्य और मजबूर हो जाती है। उसलिए उस दिन स्टेट यूटोपियन हो जाती है। हम और आप यूटोपियन स्टेट की बात नहीं कर रहे, पर हम और आप स्टेट के साथ, जब स्टेट कहती है फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपी इज नॉट वन टाइम डोनेशन लेडीज एंड जेंटलमैन। फिलैंथ्रोपी कोई धनाढ्यों की का एकाधिकार नहीं है कि उसने अपनी ब्लैक मनी में से थोड़ा कारपोरेट सोशल फंडिंग के नाम के ऊपर में दे डाला और देश में हीरो बन गया। ये वो व्यवस्था नहीं है। हमारी अपनी व्यवस्था ये है कि अभिप्रेत है कि प्रबुद्ध नागरिकता हम सबके पास है, पर एक शब्द का वापर किया गया है, प्रबुद्ध नागरिकता। व्हाट इज प्रबुद्ध नागरिकता? प्रबुद्ध नागरिकता वह है जो स्टेट की अनफुलफिल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ को महसूस करते हुए व्यक्तिगत तौर पर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए संकल्पकृत हो जाता है, तब वो आर्टिकल 12 में कॉम्प्लीमेंट। मेरे पास कोई मैजिकल वैन नहीं,
मेरे पास कोई जादुई तिलिस्म नहीं। मैं आपको चुनौतियों के सारे स्वर्ग की कारणों की मीमांसा का एक छोटा सा चलचित्र मैंने आपके सामने अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से रखा। इसका निदान मेरी अल्प बुद्धि को जो केवल दीप पड़ता है वो ये, ज्ञानेश्वर ने 700 साल पहले कहा था, एक मिकाल गुरु सहाय आणि अवधेय गुरु सुपंथ। सुपंथ जिम्मेदारी के, सार्वजनिक जीवन की जिम्मेदारी जहां पर स्टेट के फुलफिलमेंट का अभाव है, उसके अंतर्गत मराठी में शब्द है फूल नहीं फूलाची पाकळी। फूल नहीं डाल सका तो कम से कम फूल की पकड़ी डाल दूंगा। और निश्चित तौर के ऊपर में कैफी तो कहते हैं कि माना के इस जहान को रोशन न कर सके। हम कब दावा करते हैं कि हम स्टेट हैं? हमारा दावा नहीं, और वो कुछ आगे कहता है। लोग कई बार मुझसे ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर मिश्रा, इतना बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे एक छोटे से अलग से प्रयास से क्या होगा? मैं उसका उत्तर दे रहा हूं कि माना के इस जहान को रोशन न कर सके, इसकी पीड़ा है, और इसका भी आनंद है कि कुछ खार कम किए हैं, गुजरे जिधर से हम इस रास्ते से गुजरे हैं, हमने इस रास्ते को निष्कंटक करने का प्रयास किया है। अरे एक भी गरीब का बेटा, एक भी गरीब की बच्ची जिसके लिए एजुकेशन न एक्सेसिबल है, न अवेलेबल है, न अफोर्डेबल है, उसकी जिम्मेदारी मेरी प्रबुद्ध नागरिकता का मन लेकर ईच वन टीच वन। देश का एनरोलमेंट रेशियो व्यक्तिगत शिक्षा के दायरों के अंतर्गत जिस दिन अभिभूत होकर रिक्रूट कर लिया जाएगा, मैं आपको जिम्मेदारी से बताता हूं, क्वालिटी एजुकेशन इस व्यक्तिगत जिम्मेदारी के तहत दिया जा सकता है। और ये एजुकेशन व्यक्तिगत तौर पर इंपार्ट करने की नहीं है, अनाथ बच्चों को भी तो अडॉप्ट किया जाता है ना। दुनिया के अंतर्गत अगर भारतीय परंपरा की हम बात करते हैं, अनाथालय से बड़ा आदरालय दूसरा नहीं होता। इंसानी जिंदगी के उच्चांक, आदर के उच्चांक अगर कोई स्थल है, अनाथालय है। वो मानवीय संवेदना का उच्चांक है। जितना वह मानवीय विवेचना का आधार है, उतना ही वो मानवीय संवेदना का आधार है। इस देश के अंतर्गत अनाथ, अशिक्षित, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसको प्रेशियस ह्यूमन रिसोर्स में बदलने की थोड़ी सी जिम्मेदारी, अफोर्डेबिलिटी की जिम्मेदारी, एक्सेसिबिलिटी की जिम्मेदारी, अवेलेबिलिटी की जिम्मेदारी प्रबुद्ध नागरिकता जिस दिन ईच वन टीच वन, इंसानी जिंदगी के अंतर्गत मेरे और आप जैसा एजुकेशनल बेनिफिशियरी, हम पुण्य की संकल्पना करते हैं, और पुण्य की संकल्पना के अंतर्गत एक पुण्य के आह्वान को स्वीकार करें कि मैं मेरी जिंदगानी के अंतर्गत जिस तरीके से एजुकेशन के माध्यम से मेरी जिंदगी पुष्पित और पल्लवित हुई, मैं एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी के तौर पर कम से कम एक गरीब बच्चे को शिक्षित करने की जिम्मेदारी लूंगा, पूरी करूंगा। विश्वास मानिए, प्रश्नों के निदान, जो चीजें हमारे प्रभाव से बाहर हैं, उनकी कामना करने के बजाय जो कदाचित व्यक्तिगत तौर पर पूरी की जा सकती हैं, उनकी स्वीकृति का मन और भाव अगर बने, निश्चित तौर पर देश के अंदर एक नई उत्क्रांति इस प्रबुद्ध नागरिकता के माध्यम से संभव है। आप प्रबुद्ध श्रोता है, इंदौर के श्रोता है, मेरे गुरुवर्य बैठे हैं, इनके सामने मैं आपको कुछ बताऊं, ऐसी न मेरी कोई योग्यता है, न ऐसी कोई मेरी लियाकत है। 45 साल शिक्षण क्षेत्र, उच्च शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत एक अग्नि से कार्यकर्ता की भूमिका में जिंदगी का निर्वाह किया। उसके अंतर्गत चीजें संभव हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। आदरणीय छपरवाल जी सर के आशीर्वाद से मेडिकल एजुकेशन का जो मॉडल इस देश के अंतर्गत हमने उन 2015 के प्रयासों में तैयार किया, जो 2019 में पूरे देश में लागू हुआ। मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी कि 2023 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन ने हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली बार देश के मेडिकल एजुकेशन के मॉडल को ग्लोबल पैरिटी दी। 20 सितंबर 2023 वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन ने उद्घोषित किया कि हिंदुस्तान के मेडिकल एजुकेशन के मॉडल को हम इक्विवेलेंट मानकर 10 वर्षों के लिए उसे इक्विवेलेंस देते हैं। क्या उसका रिजल्ट हुआ? मैं आपको घटनाक्रम के कुछ मुख्य बिंदु रखना चाहता हूं। उसके तहत इमीडिएटली देश के 706 वैद्यकीय महाविद्यालय
जो एनएमसी एक्ट के अंतर्गत रिकॉग्नाइज्ड हैं और वो डिग्री एग्जामिनिंग यूनिवर्सिटीज कंफर करती हैं, ऐसे 706 महाविद्यालयों का समावेश देश के WFME की डायरेक्टरी के अंतर्गत एक मुश्त समाहित कर दिए गए। क्या नेट रिजल्ट हुआ? आज हम दुनिया की ग्लोबल डायरेक्टरी में, जिसमें 3152 वैद्यक महाविद्यालय हैं, उनमें 706 मेरे और आपके मादरे वतन के हैं। हम सिंगल लार्जेस्ट इंक्लूजन इन द WFME डायरेक्टरी हैं, और ये नंबर अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पूरा यूरोप, इसको जोड़ दीजिए, उससे भी हम ज्यादा हैं। ये जो संभावना है संभव है, और इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि हम विश्व गुरु थे और हम विश्व गुरु होंगे, ये ठीक उस उद्घोषणा का प्रतीक है जो अब्दुल कलाम जी कहते हैं। परंतु मैं कुछ कहना चाहता हूं, इन तमाम चुनौतियों के बीच निश्चित तौर पर स्ट्रक्चरली इस देश का मेडिकल एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर के रूप में इस शक्ति के साथ खड़ा हुआ है कि अगर हिंदुस्तान अत्यंत निकट भविष्य में किसी एक क्षेत्र के अंतर्गत विश्व गुरु होने की संभावना रखता है, तो मैं गुरु जी के चरणों की वंदना करके कहता हूं, वो मेडिकल एजुकेशन है, मेडिकल एजुकेशन है और मेडिकल एजुकेशन। और इसलिए मैं कहता हूं, what has been possible in medical education, it should be replicated to other forms of education in the professional domain as well. What has been worked out in medical एजुकेशन का मॉडल तो मैंने मेरी एकेडमिक काउंसिल, मेरी अध्यक्षता में 2015 में बना। अमेरिकन मैंडेट के साथ हम कब जुड़ गए इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए? 1994 में। हम जुड़ जाने के बाद भी हम वो परिवर्तन निर्माण क्यों नहीं कर पाए, ये हमारे लिए यक्ष प्रश्न है। मैं दोष नहीं दे रहा, होना चाहिए, किया जा सकता है, और किए जाने का प्रयास ये शासन पर निर्धारित होकर के नहीं होता। हम और आप अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हैं। एक्सपर्ट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो अपना एक्सपर्टाइज निरपेक्ष भाव के साथ देश प्रगति के पथ पर ले जाया जा सकता है। और देश के प्रगति के पथ का रास्ता शासन के साथ, जब तक नागरिकता अपनी जिम्मेदारियों को लेकर समर्पण भाव के साथ उसके साथ जुड़कर उन जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए हाथ और जिगर आगे नहीं बढ़ाएगी, दोषारोपण से न कभी समस्याओं का निदान हुआ न होगा। समंदर के अंतर्गत थेंब थेंब तड़े साचे, समंदर एकाएकी नहीं बनता। जिस दिन बूंदे तय कर लेती हैं कि बूंद बिंदु अपने पावित्र के साथ अपने अस्तित्व को खत्म करने के लिए जब समर्पण भाव के साथ एकीकृत हो जाती हैं, बिंदु ही सिंधु में रूपांतरित हो जाता है। आइए हमारा अपने जीवन के तमाम बिंदुओं को एकत्रित कर इस देश के अंतर्गत औदार्य का एक सिंधु निर्माण करें, और वही इस देश की संस्कृति का परिचायक होगा। हम स्वामी जी की उन उक्तियों के साथ मैं मेरे निवेदन का समापन करना चाहूंगा कि हम उस बिंदु के उन्नयन को लेकर इस देश के अंतर्गत उस सिंधु की निर्मिति के लिए अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से जैसे जैसे वक्तव्य प्रारंभ हो रहा था, आगे बढ़ रहा था, हमारे आंखों के सामने अनभिज्ञता का पर्दा हटते जा रहा था। ऐसा लग रहा था उनका जो सॉल्यूशन, उनका जो समाधान था, वो लग रहा था कि अभ्यास मंडल का एक सार है, उद्देश्य है। क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि हर व्यक्ति को ये एक उद्देश्य, एक संकल्प लेना होगा, और उसी संकल्प के साथ मुझे पंक्तियां याद आती है कि माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है, उस दिए की लो की भांति हमें हमारे हृदय में स्थापित करते हुए इस शिक्षा के व्यवसायीकरण का समापन करना है। इसी जो आदरणीय हमारे आज के मुख्य वक्ता ने हमारा जो निवेदन स्वीकार किया और जो निवेदन हम सभी से किया, उसको हम सभी अभ्यास मंडल के सदस्य के रूप
में श्रोता के रूप में स्वीकार करते हैं और इस ओर हम अग्रसर होंगे। इसी भाव के साथ आज हमारे मुख्य वक्ता को स्मृति चिन्ह देने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा मैं हमारे मध्य उपस्थित आदरणीय प्रख्यात चिकित्सक अभ्यास मंडल के सहयोगी आदरणीय डॉक्टर भरत चपरवाल सर को कि वे आए, और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा वरिष्ठ समाज सेवी गुरुजी ठंडाई के नाम से प्रतिष्ठित परिवार ऐसे हमारे अभ्यास मंडल के सहयोगी श्री राधेश्याम शर्मा जी को। जी सर मैं आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ। आप आइए, मैं नीचे आ रहा हूँ। नहीं सर, कड़कल ध्वनि के साथ आप इधर आ जाए।